नमस्कार। आज हम मुस्लिम विधि के अगले टॉपिक पर बात करेंगे, जो मेंटेनेंस, भरण पोषण, खर्चाए पानदान, नफका आदि, इसको कई नामों से वहाँ पर जाना जाता है। कोई भी पर्सनल लॉ हो, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या कोई भी पर्सनल लॉ हो, जो व्यक्तिगत विधि है, उन सब में मेंटेनेंस के बारे में व्यवस्था की गई है। मेंटेनेंस या भरण पोषण से मतलब होता है कि जो आश्रित हैं उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके वस्त्र की व्यवस्था करना, उनके निवास स्थान या अन्य जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी व्यवस्था करना मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग आता है। तो मेंटेनेंस में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि कैसे कोई पुरुष अपने आश्रित जो उसके हैं, जो उसके ऊपर डिपेंड है, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करे। तो ये हर पर्सनल लॉ में व्यवस्था की गई है, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से। और जो जनरल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, तो जनरल लॉ ये सभी धर्मों के लिए समान रूप से मेंटेनेंस की बात करता है। तो आज हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस पे बात करेंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर हम इस्लाम पूर्व के समाज की ओर आगे बढ़ें, तो इस्लाम पूर्व के समाजों में किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं की जाती थी। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जब से अस्तित्व हुआ, इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस जैसे कॉन्सेप्ट को रखा गया। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने जब ये मेंटेनेंस शुरू किया, उस समय उन्होंने उसके दो ग्राउंड रखे। पहला नैतिकता के आधार पर और दूसरा उन्होंने व्यवहारिकता के आधार पर। क्योंकि उस समय कोई रिटन में लॉ नहीं हुआ करते थे और इसीलिए मेंटेनेंस नैतिकता के आधार पे या व्यवहारिकता के आधार पे देने की व्यवस्था की गई। लेकिन आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू लॉ दिए जाते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर मेंटेनेंस पे अगर हम बात करें तो वहाँ पर 3 लॉ से मेंटेनेंस की व्यवस्था कर दी जाती है। पहला पर्सनल लॉ, जो शरीयत एक्ट है 1937। इसके अलावा जो मुस्लिम विधवा, जो विडोज़, जो महिलाएं हैं, उनके लिए 1986 का जो एक्ट पारित किया गया, जो बनाया गया, उससे उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था होती है। इसके अलावा CRPC 1973 भी जो एक जनरल लॉ है, वो सब धर्मों के ऊपर मेंटेनेंस की व्यवस्था करता है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे मेंटेनेंस कैसे और किन परिस्थितियों में और किन को दिया जाता है। तो मेंटेनेंस के लिए अगर हम एलिजिबल पर्सन की बात करें अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो सबसे पहले वाइफ, इसके पश्चात चिल्ड्रंस, इसके पश्चात पेरेंट्स, और पेरेंट्स के पश्चात जो और क्लोज रिलेटिव्स हैं मुस्लिम संप्रदाय में, उनको भी मेंटेनेंस देने की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ में की गई है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। तो वाइफ के मेंटेनेंस की बात यहाँ पर अब हम करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ या किसी भी पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो पत्नी होती है वो मेंटेनेंस अपने पति से लेने के लिए मूल रूप से जिम्मेदार होती है। और पति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पत्नी का मेंटेनेंस करे, अगर वो सक्षम नहीं है तो। लेकिन अगर वो पत्नी सक्षम है तो फिर वो अपना मेंटेनेंस खुद कर सकती है। और इसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो ब्रांचेस में आते हैं, उनकी जिम्मेदारी सेकेंडरी स्तर पे होती है उसके मेंटेनेंस करने की। लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो हस्बैंड है, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पत्नी का मेंटेनेंस करे। तो यहाँ पर पत्नी के मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ उसके मेंटेनेंस की बात करता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर उसका विवाह विच्छेद हो गया है तो केवल इद्दत की अवधि तक ही मेंटेनेंस की व्यवस्था करता है। इसके अलावा CRPC 1973 भी वहाँ पर मेंटेनेंस की बात करती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो मेंटेनेंस दिया जाता है उसमें कुछ कंडीशंस वहाँ पर रखी गई है, और अगर वो कंडीशंस पूरी होती हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस दिया जाता है।
वो कौन कौन सी कंडीशंस है? नंबर 1, उनका जो निकाह हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली वाइफ के मेंटेनेंस की बात की गई है, पत्नी के मेंटेनेंस की बात की गई है, तो उनका जो निकाह हुआ है वो निकाह उनका वैलिड हुआ। और आपको याद होगा हमने जब निकाह का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उस समय हमने आपको एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड मैरिज के कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। तो पहली बात यहाँ पर बनती है कि पत्नी का मेंटेनेंस। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ जाता है कि ये उसकी पत्नी ही नहीं है, मतलब उनका जो निकाह हुआ था वो वैलिड नहीं था, उनका जो विवाह हुआ था वो वैलिड नहीं था, वो लीगल तरीके से हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो वो वाइफ मेंटेनेंस की मांग अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर सबसे प्राथमिकता यही देखी जाएगी कि जो पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर रही है उसका निकाह वैलिड हुआ हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो एसेंशियल्स है उसको ध्यान में रखकर किया गया हो, और उनका विवाह किसी भी प्रकार से शून्य घोषित ना किया गया हो। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि वो जो पत्नी है जो मेंटेनेंस की मांग कर रही है उसकी उम्र 15 साल पूरी हो चुकी है। अगर वो 15 साल से कम है तो उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, गार्जियंस जिसने उसका निकाह करवाया था वो उसके मेंटेनेंस करेंगे। उसका पति मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा अगर वो अवयस्क है, और अगर 15 साल पूरी कर चुकी है तो वो मेंटेनेंस की मांग अपने पति से कर सकती है। इसके अलावा लिविंग इन एडल्ट्री, अगर उसकी पत्नी उसके साथ, उसके पति के साथ नहीं रहती है, किसी अन्य पुरुष के साथ रहती है, जाड़ता में रहती है, तो ऐसी स्थिति में वो पत्नी मेंटेनेंस की अधिकारिणी वहाँ पर नहीं रह जाती है। और अगला रीजन यहाँ पर बनता है कि मैरिज के बाद पति और पत्नी के एक दूसरे के जिम्मेदारियाँ होती हैं और उन लाइबिलिटीज़ को पूरी करना पड़ता है। पत्नी बिना किसी कारण के अगर उस पति से अलग रह रही है, कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है, तो वो मेंटेनेंस की मांग यहाँ पर नहीं कर सकती है। तो ये हमने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग बात की। अगर हम मेंटेनेंस पे यहाँ पर वाइफ की बात कर रहे हैं तो वो CRPC 1973 से भी मेंटेनेंस ले सकती है। CRPC 1973 जो 1 अप्रैल 1974 से भारत में लागू है, उसके अध्याय 9 चैप्टर 9 सेक्शन 125 टू 128 तक मेंटेनेंस की बात की गई है, और वो कोई भी संप्रदाय की महिला, कोई भी संप्रदाय की पत्नी वहाँ पर मेंटेनेंस ले सकती है। तो वो JMFC के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास मेंटेनेंस का आवेदन कर सकती है। और वो मुस्लिम संप्रदाय में ऐसा पहला मामला था, साहिबानो बेगम का केस, साहिबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान का केस जो आया, उसमें सबसे पहले मुस्लिम महिला के द्वारा CRPC 1973 जो एक जनरल लॉ है, और उस जनरल लॉ से मेंटेनेंस वहाँ पर लिया गया। अगर हम पर्सनल लॉ की बात करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें, तो विवाह विच्छेद के बाद इद्दत की अवधि पूरी होने तक ही वो पति मेंटेनेंस की व्यवस्था करता है। लेकिन इसके बाद अगर उसको, उस महिला को और मेंटेनेंस चाहिए है तो वो CRPC 1973 से उसको आजीवन मेंटेनेंस की बात करता है। लेकिन बशर्ते जो CRPC 1973 में जो वहाँ पर एसेंशियल्स बताए गए हैं उन एसेंशियल्स का वहाँ पर पालन किया गया हो, और अगर वो एसेंशियल्स का पालन नहीं किया गया है तो वो CRPC के अकॉर्डिंग भी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। इसके पश्चात अगर हम बात करें मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड वुमेन्स, ऐसी महिला जो तलाक ले चुकी है उसके मेंटेनेंस की बात यहाँ पर कैसे होगी? तो अगर हम पर्सनल लॉ की बात करें तो पर्सनल लॉ में उसको पर्सनल लॉ से भी मिल सकता है, उसको CRPC से भी मिल सकता है, और ऐसी महिलाओं के लिए एक 1986 का जो अलग से एक्ट बना हुआ है उससे भी मेंटेनेंस वो ले सकती है। अगर पर्सनल लॉ से बात करें तो कुरान सूरा 2 आयात 241 ये स्पष्ट करता है कि तलाक पाने वाली महिलाओं को भी कुछ उनके जो मेंटेनेंस है, उनके भरण पोषण के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए। तो इद्दत की अवधि तक ही पति उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था करता है। इसके अलावा CRPC 1973 में जो पत्नी की बात की गई है, उस पत्नी में डिवोर्स्ड वाइफ, जो डिवोर्स्ड वाइफ है, जो तलाकशुदा है, उसको भी उस परिभाषा में रखा गया है, और वो भी CRPC 1973 से मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन कब तक ले सकती है? जब उसने पुनर्विवाह ना कर लिया हो। अगर उसने दूसरा विवाह कर लिया है तो वो CRPC 1973 से भी मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं रह जाती है। इसके अलावा अगर उन दोनों पक्षकारों के बीच कोई व्यक्तिगत एग्रीमेंट हुआ था कि हम एक बार में ही वो पूरा मेंटेनेंस दे देंगे, या एक बार में ही हम पूरा वो जो भी उसका बनता है वो दे देंगे, इस प्रकार का कोई व्यक्तिगत एग्रीमेंट उनका हुआ है तो भी मेंटेनेंस की अधिकारिणी वो महिला नहीं रह जाती है। इसके अलावा उस महिला ने खुद ही वो मेंटेनेंस अगर त्याग दिया है कि वो मेंटेनेंस नहीं चाहती है, तब भी उसको मेंटेनेंस की व्यवस्था CRPC नहीं करवा सकता है।
डिवोर्स्ड वुमेन्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मुस्लिम विवाह विच्छेद पर अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों का जो संरक्षण अधिनियम है 1986, वो वहाँ पर उनके लिए मेंटेनेंस की व्यवस्था करता है। तो पहले वो क्लोज रिलेटिव्स के लिए मेंटेनेंस के लिए कहेगा, इसके बाद अगर उनके लिए कोई भी क्लोज रिलेटिव्स नहीं बचेगा तो जो वक्फ बोर्ड होता है उसके द्वारा उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था करवाई जाती है। 19 मई 1986 से यह अधिनियम लागू हुआ है। इस अधिनियम के बारे में हम आपको बता दें कि साहिबानो बेगम का जो केस आया, इसके इफेक्ट एक्शन टू रिएक्शंस, ये 1986 का एक्ट पारित किया गया था। इसके अलावा अब अगर हम बात करें आगे मेंटेनेंस के लिए, तो वहाँ पर मेंटेनेंस में हमने यहाँ पर विधवा की बात की, हमने यहाँ पर पत्नी की बात की, तलाकशुदा पत्नी की बात की। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस, तो आगे यहाँ पर देखते हैं विधवा का भरण पोषण। तो विधवा का भरण पोषण, मेंटेनेंस ऑफ विडोज, यहाँ पर बहुत ही संतोषजनक बात नहीं है, जो दुखद बात है कि सीआरपीसी 1973 में जो पत्नी के मेंटेनेंस की बात की गई है 125 टू 128 चैप्टर 9 सीआरपीसी 1973, उसमें जो पत्नी के मेंटेनेंस की बात की गई है उसमें विधवा को शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार जो विडोज है वो वहाँ पर सीआरपीसी से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। अगर पर्सनल लॉ पे भी बात करें तो पर्सनल लॉ में भी विधवा को भरण पोषण नहीं दिलवाया जाता है। मुख्य रूप से बात यहाँ पर ये उठती है कि जो पति है, जो मेंटेनेंस की यहाँ पर जो बात बनती है वो पर्सनल ऑब्लिगेशन है। एक्चुअली पर्सनल ऑब्लिगेशन से मतलब है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, और अगर वो पति वहाँ पर जीवित नहीं है तो वो महिला उस परिवार में किसी से भी मेंटेनेंस की डिमांड नहीं कर सकती है। अगली यहाँ पर हम बात करें मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रंस, तो मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रंस पे अगर हम बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ पे अगर हम बात करें तो 15 साल की उम्र तक जो अवयस्क बच्चे हैं वो 15 साल की उम्र तक अपने पेरेंट्स से मेंटेनेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर सीआरपीसी पे बात करें तो सीआरपीसी एक्चुअली 18 साल तक मेंटेनेंस की व्यवस्था करवाती है। इसके बाद भी अगर वो बच्चा सक्षम नहीं है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या किसी अन्य तरीके से अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम नहीं है तो सीआरपीसी उनको अपने पेरेंट्स से आजीवन मेंटेनेंस की बात करती है। इसके पश्चात अगर हम देखें तो माता पिता का भरण पोषण, अगर माता पिता के भरण पोषण की बात करें तो पर्सनल लॉ भी माता पिता के भरण पोषण की बात करता है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ हो, चाहे वो और पर्सनल लॉ हो, माता पिता के भरण पोषण की बात करता है। और बेटा और बेटी दोनों को वहाँ पर लाइबिलिटी देता है कि अगर उनके माता पिता, बुजुर्ग माता पिता अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था करें। इसके अलावा अगर हम सीआरपीसी भी बात करें तो सीआरपीसी 1973 सेक्शन 125 के जो क्लॉज हैं वो माता पिता के मेंटेनेंस की बात करते हैं। 2005 के बाद अगर हम देखें तो 2005 के बाद वहाँ पर बेटा और बेटी दोनों का अपने माता पिता की संपत्ति पर बराबर से अधिकार है, और ऐसी स्थिति में दोनों की ही जिम्मेदारी वहाँ पर बनती है कि अगर उनके बुजुर्ग माता पिता अगर मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं तो दोनों ही मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार हैं, और अगर वो जिम्मेदारी अपनी नहीं ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो बुजुर्ग माता पिता उनके ऊपर केस कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ उनको मेंटेनेंस वहाँ पर दिलवाया जा सकता है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स को भी मुस्लिम पर्सनल लॉ मेंटेनेंस की बात करती है, लेकिन जब उनकी बेटा बेटी, स्वयं के बेटा बेटी जीवित ना हो तब ग्रैंड पेरेंट्स को भी वहाँ पर मेंटेनेंस वहाँ पर किया जा सकता है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव्स, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये एक नई चीज़ वहाँ पर देखने को मिलती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जो बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी अगर उनका कोई नहीं है मेंटेनेंस करने के लिए, उनके बच्चे नहीं हैं या कोई और भी नहीं है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ तक उनकी संपत्ति जितनी उनकी होती है और जो संपत्ति जिसके कब्जे में है वो वहाँ पर उस संपत्ति के अधिकार तक उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था कर सकता है। इसके पश्चात मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस ऑफ डॉटर इन लॉ, तो मेंटेनेंस ऑफ डॉटर इन लॉ पे भी यहाँ पर बात की गई है, लेकिन सीआरपीसी में वहाँ पर मेंटेनेंस यहाँ पर नहीं मिलता है, ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ससुर को किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस के लिए वो बहू जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती है। तो इस प्रकार से हमने एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रूप में मेंटेनेंस पे बात की। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर हम मेंटेनेंस पे जो हमने एक समरी के रूप में, कंक्लूजन के रूप में अगर हम देखें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो मेंटेनेंस है वो पत्नी को, बच्चों को
पेरेंट्स को या अदर रिलेटिव्स जो है उनको मेंटेनेंस की यहाँ पर बात की गई है। लेकिन यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस पूरी तरह से फॉलो होंगे, क्योंकि एक ज़माने में मुस्लिम पर्सनल लॉ में नैतिकता और व्यवहारिकता के आधार पर मेंटेनेंस मिलता था, लेकिन वर्तमान में अकॉर्डिंग टू लॉ मेंटेनेंस दिया जाता है। तो मेंटेनेंस सीआरपीसी से भी बनता है, मेंटेनेंस 1986 के एक्ट से भी बनता है, मेंटेनेंस मुस्लिम पर्सनल लॉ से भी बनता है। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक समरी के रूप में और यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक के रूप में हम फिर बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।